स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने होम साइंस चैनल में, जो केवल और केवल आपका चैनल है। हम देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा। क्लास 11 का क्लास 11 का चैप्टर 11 पढ़े, लेसन 11 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम तीसरे लेक्चर पे पहुंचे हैं। और चैप्टर का नाम क्या है कि वित्तीय प्रबंधन एवं योजना। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन तो बहुत पूछ लेता है, हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप सभी लोगों को पता है। और क्वेश्चन ऐसे यहाँ से घुमा के पूछ लेता है ना कि हमें समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन पूछा क्या है ना। आइए देख लेते हैं कि पीछे हमने क्या थोड़ा बहुत क्या हम पढ़े। तो देख लेते हैं कि जो हमारे चैप्टर का नाम है वित्तीय प्रबंधन एवं योजना। उसमें हमने उद्देश्य पढ़ा, उसमें वित्तीय योजनाओं के बारे में जाना, जिसमें ये भी जाने कि किस प्रकार से अपने वित्तीय योजनाओं पे हम स्टेप वाइज कार्य कर सकते हैं। जिसमें योजना को समझा, योजना नियंत्रण को समझा और मूल्यांकन को। ठीक है ना। इन तीनों को हमने 3 स्टेप बताए थे, इन तीनों स्टेपों को हमने बहुत अच्छी तरह समझा। इसके साथ ही हमने जाना कि पारिवारिक आय प्रबंधन को जाना। और इसी के साथ हमने ये भी जाना कि पारिवारिक आय प्रबंधन जो कि वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है ना। इन चीजों को भी हमने पढ़ा, क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। और इसी के साथ हमने जाना कि तरह तरह के आय कैसे कैसे होते हैं, मजदूरी को समझा, वेतन समझा, कारोबार से लाभ, इन चीजों के बारे में हमने जाना। कमीशन है, संपत्ति है, पेंशन, उपहार, बोनस, नगद रॉयल्टी, बख्शीश। और इसके साथ ही हमने सब्सिडी तथा इसके साथ ही हमने वो क्या कहते हैं, रिटायरमेंट, जिसे सेवानिवृत्त काल कहते हैं। इन चीजों के बारे में हमने जाना तथा इसके साथ ही हमने ये भी जाना कि पारिवारिक आय कितने प्रकार की होती है। देखिए, यहाँ तो बहुत क्वेश्चन पूछ लेता है, पारिवारिक आय कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है, हमने पढ़ा। जिसमें हमने जाना कि पहला वास्तविक होता है, अवास्तविक आय, मौद्रिक आय तथा मानसिक आय होता है। तीनों को हमने डिटेल में समझा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ऐसे घुमा पूछ लेता है कि निम्न में से ऐसे होता है तो वास्तविक आय किसे कहते हैं, मानसिक आय किसे कहते हैं तथा मौद्रिक आय किसे कहते हैं। मानसिक आय तो हर कोई क्वेश्चन में सॉल्व कर लेता है, लेकिन फंसता कहाँ है, वास्तविक आय और मौद्रिक आय जो दोनों है ना, इन्हीं दोनों में हम फंस जाते हैं। और देखिए, जो वास्तविक आय, फिर भी मौद्रिक आय कर लेते हैं, लेकिन जो वास्तविक आय है ना, उसमें प्रत्यक्ष। अब ये देखिए, आपका वास्तविक आय हो गया। वास्तविक आय में हमने प्रत्यक्ष देखा, और इसी के साथ हम क्या देखे थे, अप्रत्यक्ष देखे थे। यहीं से क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है। 2021 का टीजीटी होम साइंस का पेपर उठा के देखिए, तो यहाँ से पूछा है, प्रत्यक्ष है और अप्रत्यक्ष है। आगे देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। इसके साथ हमने मानसिक आय देखा, और इसी के साथ हमने आय प्रबंधन देखा। सो आइए देखते हैं, अब हमें आज बजट पढ़ना है ना। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिए और ध्यान से पढ़िए फ्रेंड्स। अपने तरफ से मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को एक एक शब्दों का अर्थ बताते हुए लेके चलूं, ताकि कहीं भी क्वेश्चन पूछे। देखिए, क्वेश्चन जब पूछता है एग्जामिनर ना, तो हम कहीं कहीं क्या होता है, आप ये ना समझिए कि इंग्लिश का ही वर्ड मीनिंग हमें याद करना चाहिए, यह समझना चाहिए। हिंदी के भी ऐसे लेटर होते हैं ना, जो बहुत ही कठिन होते हैं। अगर उन लेटरों का हमें सही तरीके से अर्थ पता है ना, तो हम आंसर अपने आप कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कि बजट में हम क्या समझने वाले हैं। और बजट से बहुत ही क्वेश्चन देता है। क्वेश्चन देने के साथ हमारे घर परिवार की, हमारी भी आर्थिक स्थिति को एक सही स्टेप में ले चलने के लिए हम, हमारे घर के स्वयं जो मुखिया होते हैं, जो मेन सदस्य होते हैं, वो क्या करते हैं, बजट बनाते हैं। ठीक है ना। ये हर एक घर में इस नियम को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से सफल बजट तब होगा। देखते हैं कि किस प्रकार से सफल बजट को हम बना सकते हैं। तो देख लेते हैं, धन के उपयोग के लिए बजट नियोजन का एक आम तरीका है। धन के उपयोग के लिए बजट बजट क्या है, नियोजन का एक आम तरीका है ना। समझ में आ रहा है? देखिए, ऐसे समझिए इजी वे में कि बजट का मतलब किससे है, आय से प्लस धन से।
या लिख लीजिए, आय और धन दोनों आपका एक ही है ना। बोलने बोलने का लहजा है, बोलने बोलने का तरीका है। तो आय और धन देखिए, आय और धन को, आय और धन के उपयोग को या खर्च करने के लिए जो रूपरेखा बनाई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। इसी आय और धन को खर्च करने के लिए, खर्च तथा उपयोग, उपयोग करने के लिए वही क्या है, आपका बजट, है ना। सही से समझिए। अब आपके घर में भी है, एग्जाम्पल ले लीजिए अपने घर परिवार का, तो हमें और अच्छे से ये याद हो जाएगा कि आपके घर में देखिए मुखिया तो अगर बाबा है तो बाबा दादी हैं, बाबा के बाद अगर मान लीजिए आपके हस्बैंड है या पिताजी हैं, तो पिताजी मेन काम ये करते हैं। उनकी सैलरी कितनी है, उनकी पैकेज कितनी है, उनकी आय कितना है, उनकी आय में धन कितना है, उसके अनुसार उसी खर्च और उपयोग को वो देखते हैं, तथा क्या करते हैं, करने के लिए जो वो रूपरेखा बनाते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। उसी को हम बजट कहते हैं। अब आगे देखते हैं, अभी हम बताएं, बजट भावी व्यय की एक योजना है। क्या है, भावी व्यय की। अब भावी व्यय का मतलब क्या यहाँ से आपको इंगित कर रहा है, देख लीजिए। भावी व्यय किससे कह रहा है कि आगे, जो आपका आगे का टाइम है ना, उसके लिए कह रहा है कि जब ये बजट बन जाता है ना, प्रत्येक परिवार में देखिए बजट तो दो दो तरह से बनते हैं। एक तो गवर्नमेंट भी बनाती है बजट, है ना, गवर्नमेंट भी बनाती है, अर्थात सरकार भी बनाती है, लेकिन सरकार का बजट व्यापक रूप में बनता है, व्यापक रूप में बनता है सरकार का बजट। लेकिन हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो चैप्टर आपको किसके लिए बता रहा है, किस बजट के लिए बता रहा है, पारिवारिक बजट के लिए। और हम पारिवारिक बजट ही पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा जो भी होम साइंस का जो भी हम पेपर दे रहे हैं ना, टीजीटी पीजीटी चाहे जो भी दे रहा है, हमारे परिवार में घुस के ही ये बजट, व्यय नियंत्रण, आयोजन नियंत्रण, ये सारी चीजें पूछते हैं, है ना। तो हमें वो व्यापक रूप देखने की नहीं जरूरत है। अब देखिए कि बजट भावी व्यय की योजना बनाता है। व्यय की योजना का मतलब है ना, जो आज के बाद जो खर्च करेंगे, अर्थात जो आगे, अब आज का तो जो हमारा हो गया वो प्रेजेंट है, जो फ्यूचर की बात कर रहा है ना, फ्यूचर के लिए, उसके लिए ये बजट बनाई जाती है ना। बजट बनाई जाती है कि स्टेप वाइज, कल है परसों है, ऐसे 1 हफ्ते है, 2 हफ्ते है, फिर 3 हफ्ते है, फिर महीना है, महीने महीने बिता के फिर 1 साल के लिए ये क्या हुआ, एक सिस्टम से। खैर सबसे ज्यादा तो हम क्या करते हैं कि मासिक बनाते हैं घर परिवार के लिए, साप्ताहिक बन गया, खाने वगैरह की चीजों के लिए, ग्रीन वेजिटेबल के लिए। ये होता है मम्मी को या फिर दादी को इतने पैसे मिल जाते हैं कि आप 1 हफ्ते की सब्जी की ये है ना, ऐसे होता है ना। कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं होता, लेकिन ये हो जाता है। ज्यादा बजट किसके बनता है कि मासिक बन जाता है, वार्षिक भी बनता है। तो आइए आगे पढ़ते हैं कि भावी व्यय की योजना के लिए। अब भावी व्यय की योजना समझ जाइए कि जो स्टेप वाइज आगे आगे, एक एक दिन आगे करके जो फ्यूचर के लिए आपके बन रहा है बजट, उसी को भावी योजना कहा जा रहा है। अब बजट बनेगा तो हमारी भावी योजनाएं ही तो मजबूत होंगी, इसीलिए तो बजट बनता है। नहीं तो आज हम सैलरी पाए, आज पाए, 2 ही दिन में खा पी के खत्म कर लिए 60,000, 2 ही दिन में खा पी के 1 लाख खत्म कर लिए। यहाँ घूमना, वहाँ खेलना, वहाँ वहाँ जाना, वहाँ शॉपिंग, वहाँ लाना सोना चांदी हीरे मोती, ये गाड़ी है, बंगला है, तो खत्म होगा, है ना। तो इसी भावी जीवन का क्या होता है, योजना है। यह प्रबंध की प्रक्रिया का प्रथम चरण है। क्या है, प्रथम चरण है, जैसा कि धन पर लागू होता है। और ये चरण किस पे लागू होता है, धन पे। जिस प्रकार आपका आय है, जिस प्रकार से आपका धन है, इनकम है, उसी प्रकार से ये लागू होता है। इसकी सफलता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। और किसकी सफलता, कि बजट की सफलता, कि आपके परिवार में जो बजट बन रहा है उसकी सफलता निम्न बातों पर निर्भर करती है। किन बातों पर, अब ये जो नीचे हम स्टेप देखेंगे, उन्हीं बातों पे क्या करती है, ये बजट सफलता पर क्या लागू होगा। अर्थात
जो नीचे का स्टेप दिया है, यदि उसे फॉलो करोगे तो क्या होगा, आपका बजट सही है, उसी बजट पे तब ये सफलता लागू होगा। आइए देखते हैं कि पहला क्या है। इसके यथार्थवादी एवं लचीले होने पर, इसके यथार्थवादी और किसके, बजट के, बजट के, बजट के यथार्थवादी। अब यथार्थवादी का मतलब समझ लीजिए कि सच्चा, वास्तविक कहिए, ऐसा जिंदगी जिए, ऐसी बजट बनाइए कि उस बजट में वास्तविक रूपरेखा होके, सच्चा रूपरेखा होके। यथार्थवादी का मतलब यही समझिए कि सच्चा, वास्तविक, है ना, ऐसे समझिए यथार्थ, कि बजट ऐसा बनना चाहिए ना। अब मान लीजिए कि जितना आपका आय आ रहा है, आपके परिवार में जितना आय आ रहा है, वो वो सच्चे में बजट होके। ये नहीं कि 60,000 का बजट है तो हम सपने देखे चल रहे हैं कि हर महीने में हम सोने चांदी का गहना बनवाएं, हर महीने में यहाँ शॉपिंग करने जाएं, हर महीने में हम टूर पे जाएं, हर महीने में हम क्या करें, 10 दिन हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाए, है ना, तो वो बजट के आपके ऊपर हो जाएगा। तो वो सही बजट नहीं है, वो क्या है, सही बजट नहीं है। इसीलिए बजट बनाइए तो यथार्थवादी एवं लचीला हो, अर्थात फ्लेक्सिबल हो। और फ्लेक्सिबल का मतलब यहाँ वो रबड़ और गेटिस से ना समझ लीजिए। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि बजट बनता है तो जो घर का मेन सदस्य होता है ना, मुखिया होता है ना, अर्थात चाहे जो व्यय खर्च करता है, वो जो बजट बनाता है ना, प्रत्येक सदस्य का, अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का क्या करता है, ध्यान रख के बजट बनाता है कि हाँ, इस महीने में इतना तनख्वाह आ रहा है, तो बच्चों की फीस जो हो गया 10,000 हो गया, बच्चों की फीस 10,000 हो गया, 15,000 क्या हो गया, किचन का खर्च हो गया, 5,000 बूढ़े माँ बाप की ये दवा में लग जाएगा, है ना। ऊपर से 10,000 ऐसे हम रख लें कि कहीं दान है, पुण्य है, ऐसे खर्च है, कोई सामान ले लिए, कोई इधर उधर के शॉपिंग है, थी है, अब आकस्मिक के लिए इतना रख लिए, तो ऐसे करके बजट बनता है ना। तो ये नहीं है कि इस बजट को हम 10,000 अगर रख लिए बच्चों के फीस के लिए तो 10,000 ही रखें। लचीले का मतलब ये है कि मान लीजिए अगले महीने में अगर बच्चों के फीस में बढ़ गया, 100 रुपया उसमें और मेंशन हो गया, 200 रुपये और मेंशन हो गए कि एग्जाम फीस है, टूर फीस है, या फिर फीस बढ़ ही गया, बढ़ गया तो बढ़ गया, जीएसटी लगा है गवर्नमेंट का तो बढ़ गया, फीस भी बढ़ गया। तो ऐसा लचीला बजट बने कि हम बढ़ा सके उसमें, है ना। माँ बाप का दवा अगर लेने गए तो हमेशा 5,000 में हो जाता था, इस बार दवा का रेट ज्यादा हो गया, भले ही हम वही टैबलेट ले रहे हैं तो 6,000 हो गया। तो वहां हम मेंशन कर लें, इस चीज को सेटिंग कर लें, है ना। तो वही कह रहा है कि अगर इन खर्चों में थोड़ी बहुत बढ़ गई, शॉपिंग करने गए, एक साड़ी लेने गए भाई 6 महीने पे, ये नहीं कि हर महीने में लेने गए, एक साड़ी लेने गए, कोई त्योहार पड़ा, कोई फेस्टिवल पड़ा, हमें जरूरी पड़ा, लेने गए, तो हम 500 की साड़ी लेने गए, 1,000 की ले लिए, तो चलो ठीक है, अच्छा लग रहा है तो वही ले लो, टिकाऊ है तो वही ले लो, ऐसे होता है ना। तो बजट ऐसा बनना चाहिए कि लचीला बने, ताकि क्या हो गए कि मतलब उसमें सेटिंग हो जाए। ऐसा बजट, ये नहीं कि 5,000 का है तो हाँ दवा ना खाओ, लेकिन हम बस 5 ही हजार का दवा लेंगे, बच्चों का फीस नाम कटवा दें, हम 10,000 देंगे तो 10 ही हजार फीस देंगे, है ना। तो ये ऐसे अगर करेंगे तो बजट अच्छा नहीं है। और इस नियम का फॉलो करेंगे कि अपने बजट को लचीला बनाए, यथार्थवादी बनाए, अर्थात सही जिंदगी जिए कि जितना हमारा खर्च है हम उतना ही, वो कहते हैं ना, ये कहावत है ना कि जितना चादर उतना ही पैर फैलाए। तो यथार्थवादी का मतलब यहाँ वही समझिए, है ना फ्रेंड्स। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया जाना अच्छा लग, सॉरी, समझ में आ रहा होगा। अच्छा लगना ना लगना तो खैर आप लोग जानेंगे कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि पढ़ाया जाना सही से समझ में आ रहा होगा। और ना आ रहा होगा तो फ्रेंड्स, हर कोई अपने में बहुत ज्यादा सक्षम नहीं है, मैं अपने तरफ से इतना कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को पूरा सही से बताऊं, एक एक वो शब्दों को बताऊं। तो फ्रेंड्स, अगर जो भी हमसे त्रुटि हो रहे कोई, उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, और इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए फ्रेंड्स।
ऑनेस्ट अगला देखते हैं कि क्या है, दूसरा हमारा स्टेप क्या है कि किस तरह से हमारे पारिवारिक बजट सही हो सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ सकता है कि निम्न में से बजट का सही स्टेप है, बजट यथार्थवादी होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। तो हमारा क्या है, ऑप्शन करेक्ट है। अगर दे दिया कि बजट क्या है, कठोर होना चाहिए, नियमानुसार होना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कठोर होना चाहिए, बजट का तौर तरीका कठोर होना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ऐसे ही आप क्वेश्चन को भी समझते सर चलिए, है ना। अब देखिए अगला देखते हैं कि जिस समूह के लिए ये तैयार की जाती है उसके लिए उपयुक्त हो, है ना। अब जिस समूह के लिए तैयार की जाती है उसके लिए, अब घर में सारे सदस्य हैं, बूढ़े माँ बाप को तो बस ये चाहिए, उन्हें समय से चाय है, पानी है, दवा है, उनकी जरूरत की चीजें, ये हो गया ठीक है। जो भी महिलाएं हैं, बेटी हैं, बहू हैं या पत्नी हैं, जो भी लोग हैं, उनके जरूरत की चीजें पूरी हो गई। अब मान लीजिए जो बच्चे हैं वो मान लीजिए खेल भी विभाग से हैं, खिलाड़ी हैं, तो उन्हें तरह तरह की चीजें चाहिए, खेल के लिए उनके किट चाहिए, उनके ड्रेस वाले किट अलग होने चाहिए, है ना। तो हर चीजों को वो जा रहे हैं, वो टाइम से कितनी बार दिन में जा रहे हैं वहां पे, भाई उस चीज को वो अगर फॉलो कर रहे हैं तो उसका भी तो क्लास लेते होंगे, तो उतने पैसे चाहिए, बार बार उन्हें जाने में आने में खर्च लग रहा है, उनके तौर तरीके बढ़ रहे हैं। तो इसी चीजों को कह रहा है। मान लीजिए कोई सिंगिंग का काम कर रहा है तो वो है, घर पे महिलाएं कोई कार्य कर रही हैं तो उसके, तो वही कह रहा है जिस समूह में ये तैयार किया जाता है ना उसके लिए उपयुक्त हो। अगर घर में तरह तरह के लोग कार्यों पे डिपेंड हैं तो आपका बजट जिस प्रकार से है उनके अनुसार भी हो, ये बातें कह रही हैं। अगला देखते हैं क्या है, नियंत्रण एवं मूल्यांकन के चरण की गुणवत्ता पर पारिवारिक बजट एक माह अथवा वर्ष के लिए परिवार के आय एवं व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करता है। अब देखिए हमने कहा ना, एक हफ्ते का नहीं बनता, एक हफ्ते का खैर डेली का ग्रीन वेजिटेबल तो आ ही जाता है, बाकी जो भी है हमारा महीने का बनता है। एक बार 5 किलो दाल आ गया, 6 किलो 10 किलो दाल आ गया, भाई आपके फैमिली के मेंबर के अकॉर्डिंग कि कितना क्या सामग्री चाहिए, कितने मसाले हैं, कितने तेल लगेंगे, कितने आटे हैं, कितने चावल दाल वगैरह वगैरह, तो मासिक बनता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि पारिवारिक बजट कितने पे बनता है, कितने वो के लिए बनता है, तो आप कितना कहेंगे, मासिक बनता है, मासिक बनता है या फिर वार्षिक बनता है, दोनों नोट करिए। देखिए यहाँ मेंशन किया है कि पारिवारिक बजट किस पे बनता है, तो मासिक और वार्षिक दोनों पे बनता है। और देखिए नियंत्रण करके, अर्थात बजट हम बनाए हैं, हाँ लचीला तो हो, लेकिन इतना भी लचीला ना हो जाए कि पूरा ही फैल जाए रायता, है ना। ये नियंत्रण पूर्ण लचीला हो। अगर हमें 200 400 लगा के कपड़ा अच्छा मिल रहा है और टिकाऊ मिल रहा है और उसका ब्रांड सही मिल रहा है तो हम उस लचीलेपन को फॉलो कर लें, है ना। लेकिन हाँ, 500 लेने गए, 1000 तक नहीं, 2000 नहीं, 4000 नहीं, 5000 तक अगर हम पहुंच गए तो ये नियंत्रण रखने का जरूरत है। तो इसी को कहते हैं नियंत्रण रखना, है ना। तब वहां तक ना जाए, भाई जितना ही उसमें शक्कर डालेंगे उतना ही मीठा होगा, ये भी कहावत हम सुन रखे हैं। तो जितना पैसा लगाएंगे लाखों तक जाएंगे तो सोने चांदी लगे हुए मिल जाएंगे हल्के फुल्के, है ना। तो जितने की जरूरत, जितना फ्लेक्सिबल लचीला होके संभालने लायक उतना ही करे, ये नहीं कि ज्यादा। तो उस नियंत्रण का भी ध्यान दे, है ना। बच्चे अगर खेल वाले विभाग में, तो ये नहीं कि अब सारे दिन उसी का क्लास करें, नहीं। तो उसी चीज को कहा गया है। और मूल्यांकन, आप लास्ट में क्या करिए, आपका मासिक बन रहा है या वार्षिक बन रहा है, फिर उसका मूल्यांकन करिए कि हाँ जिस चीज का खर्च के लिए जितना हम बजट बनाए थे वो स्टेप सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। हाँ थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो कि 100 200 फीस लग गया, 100 200 बच्चे खाने पीने में इधर उधर, ये इधर उधर हो गया तो वो हो जाए। लेकिन ये नहीं कि हजारों हजारों का, 2 2 हजार 5 5 हजार का खर्च हो रहा है तो आपका सही नहीं। तो इन चीजों का भी मूल्यांकन करिए कि कहाँ आपका स्टेप सही चल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा है। जहाँ नहीं चल रहा है वहां आप जब मूल्यांकन करेंगे, उस गलती को पकड़ेंगे तो फिर उस स्टेप को सही कर लेंगे। तो यही है मूल्यांकन की गुणवत्ता पर, नियंत्रण और मूल्यांकन का चरण भी जब फॉलो करेंगे ना बजट में, तब आपका सही होगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बजट बनाने में निम्न में से
सही स्टेप फॉलो करने में कौन भूमिका अदा करती है? तो नियंत्रण और मूल्यांकन। नियंत्रण मूल्यांकन ना रहे तो आप फिजूल खर्चे भी करते जाएंगे, और नियंत्रण रहेगा तो फिजूल खर्चे नहीं होंगे। मूल्यांकन होगा तो हम अपने गलती को पहचानेंगे, है ना। हम अपने परिवार के सदस्यों के कमियों को पहचानेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें इस अवधि के दौरान आय के सभी स्रोत तथा विभिन्न विषयों के अंतर्गत व्यय की सभी, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, मनोरंजन, यात्रा, शिक्षा, स्वास्थ्य और औषधि एवं बचत का उल्लेख भी किया जाता है। भाई पारिवारिक बजट है तो इन्हीं चीजों को तो मेंशन किया जाएगा। तो इन्हीं इन्हीं चीजों पे क्या होता है, खर्च होता है, और इन्हीं सब चीजों पे क्या बनता है, बजट हम बजट बनाते हैं, जिससे क्या होता है, सही स्टेप में आय चलता है। आगे देखते हैं बजट निर्माण के चरण। अब बजट निर्माण के चरण देखिए, बजट निर्माण के मुख्य 5 चरण हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि बजट निर्माण के कितने चरण हैं? तो ऑप्शन आपका सही होगा 5, है ना। अगला देखते हैं कि पहला स्टेप क्या फॉलो हो रहा है। पहला देखते हैं, प्रस्तावित बजट योजना के दौरान परिवार के सदस्यों के लिए आवश्यक वस्तुएं एवं सेवाओं की सूची तैयार करें। संबंधित वस्तुओं तथा सेवाओं को समूह में वर्गीकृत निम्नलिखित समूह सहायक हो सकते हैं। ठीक है। अब देखिए जो बजट बन गया ना, सभी व्यक्तियों के लिए, घर परिवार के सभी व्यक्तियों के लिए, फिर चाहे वो भोजन से हो, के वस्त्र से हो, आवास से हो, मनोरंजन से हो, यात्रा से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, औषधि से, बचत से, है ना। भाई थोड़ा बहुत तो फिर हम लास्ट में क्या करते हैं, बचत भी करते हैं। बचत बचत किसके लिए करते हैं, उसी बजट में किस चीज के लिए बचत करते हैं कि आकस्मिक बचत के लिए हम करते हैं, और नहीं आकस्मिक तो यही आगे चल के हमारे लिए बहुत ही सही जिंदगी जिंदगी निर्वहन के लिए बहुत सही स्टेप देता है। तो बचत का भी काम करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे अब क्या करा, उसी के अनुसार अब ये बजट में नियम बन गया ना परिवार के लिए। तो देखिए क्या कह रहा है कि प्रस्तावित बजट योजना के दौरान, अर्थात जो हम बजट योजना की जो भी हम रूपरेखा तैयार किए हैं ना अपने सदस्यों के लिए, ये दिया है कि सदस्यों के लिए उसकी आवश्यक वस्तुएं एवं सेवाओं की सूची तैयार करें। जो लिस्ट बनाते हैं ना, लिस्ट बनाते हैं कि दादी, बाबा, है ना, पिताजी, माँ जी, बच्चे, सबके लिए हम बजट बनाते हैं ना। तो यहाँ पे मेंशन करते हैं कि दवा, उनका खर्च, है ना, बच्चे हैं, स्कूल फीस, है ना। तो इसी तरह से आखिर बनता होगा ना। तो इस तरह से जो भी है आवश्यक चीजों को लिखें, है ना। आवश्यक चीजों की क्या करनी चाहिए, सेवाओं की सूची बनानी चाहिए। क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से बजट बनाते समय पारिवारिक सदस्यों की निम्न में से चीजों को मेंशन करना चाहिए। तो आवश्यक है, अनावश्यक है, विलासिता है, तो किस पे लगाएंगे, आवश्यक चीजों पे हम बजट बनाते हैं। और इधर उधर के तो हम नियंत्रण भी कर लेते हैं, जो फालतू के फिजूल खर्चे होते हैं उस पे नियंत्रण भी कर लेते हैं, या फिर थोड़ी सी हल्की फुल्की बजट के अंदर ही हम मौज मस्ती भी कर लेते हैं। महीने में एक आध बार रेस्टोरेंट भी चले गए, महीने में बच्चों को लेके कहीं मेला है चाहे हाट है, कहीं भी चले गए, घूम आए फिर आए। तो ये हो गया ना, एक्स्ट्रा एक आध बच्चों के लिए कपड़े खरीद लिए, टी शर्ट वगैरह ले लिए, लेकिन बजट के अंदर, है ना। तो ये सब बाहर की हैं, लेकिन आवश्यक किन्हीं चीजों को कह रहा है कि जो हमें खर्च करना ही करना है, तो उन्हें पहले हम बजट में शामिल करें। संबंधित वस्तुओं तथा सेवाओं का समूह वर्गीकरण निम्नलिखित समूह से हो सकता है। आइए देखते हैं कि किस समूह द्वारा हो सकता है जो बजट बनता है, कैसे बनता है, किसके द्वारा। देखिए भोजन सबसे आवश्यक है। क्या बिना खाना खाए हम रह सकते हैं, नहीं ना। तो सबसे पहले तो भोजन, आवास, वस्त्र,
ये तीनों तो आ ही जाएंगे। तो भोजन संबंधित लागत जो है वो होगा, आवास आपका हो जाएगा, घरेलू कार्य, ईंधन, उपयोगी वस्तुएं, भाई गैस का खर्चा है, गैस सही से सिस्टम से चल रहा है कि नहीं, गैस चूल्हा कहीं खराब तो नहीं है, मिक्सी है, मिक्सी की बहुत उपयोग होती है, फ्रीज है। तो इन सब चीजों के बारे में ये हमारे आवश्यक में चलेंगे कि इसके लिए भी थोड़े बहुत उसमें मेंशन करें। और शिक्षा को लेके, बच्चों की शिक्षा है, फीस है, कापी बैग वगैरह है, इन चीजों को, परिवहन है, बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, चाहे हम स्वयं ऑफिस आ जा रहे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, कहीं आना जाना है, घर की पत्नी है, बेटियां जो भी हैं, साग सब्जी लेने जा रही हैं, चाहे कहीं कुछ फेस्टिवल है, तो परिवहन का उपयोग करेंगे, उसमें भी खर्च है, वस्त्र है, आयकर है ना, आयकर, इन सब में जैसे आप समझ लीजिए कि टैक्स वगैरह नहीं लगता है, डाटा से कट जाता है ना, आप देखते हैं ना, जिसकी जितनी भी सर्विस होती है वो उसी के अनुसार गवर्नमेंट क्या करता है, टैक्स काट लेता है। तो वही आयकर हो गया। चिकित्सा विभाग में, अब चिकित्सा तो मान लीजिए कि जो घर पे, आप मान लीजिए डायबिटीज पेशेंट है, लीवर से संबंधित कोई बीमारी है, कोई लंबे समय से बीमारी चल रही है, कोई रोग चल रहा है, तो वो तो आपको आप मेंशन कर ही लेंगे। लेकिन चिकित्सा आपका आकस्मिक भी हो सकता है, बच्चे कब कब बच्चों को फीवर हो जाता है, कब कोई किसी रोग से ग्रसित हो सकता है ना। तो इन चीजों के लिए भी हम बजट में मेंशन करते हैं। या घर पे सभी सदस्य अगर स्वस्थ हैं, फिर भी हम मेंशन करते हैं कि आकस्मिक अगर पड़ जाए चिकित्सा के लिए, तो बचेगा तो बच ही जाएगा, और नहीं बचेगा तो भाई हमने मेंशन किया है इस चीज को, अपने क्या किए हैं, जो भी रूपरेखा बनाए हैं, जो भी सूची बनाए हैं, जो भी लिस्ट तैयार किए हैं, उसमें वो उसका मेंशन है। तो हमें महीने के खर्च में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, व्यक्तिगत भत्ते, विविध मनोरंजन, तरह तरह के मनोरंजन है, आप कहीं घूम आए, टूर पे गए, शॉपिंग करने चले गए, ये सब क्या है, मनोरंजन के ही साधन है। घर की साज सज्जा, भविष्य के लिए प्रावधान, बचत, सेवानिवृत्ति, भविष्य के लिए प्रावधान, अर्थात कुछ बचत होगी, तो वही सेवानिवृत्ति जो करती है, जो सेवानिवृत्त के टाइम पे जो भी मिलता है ना, तो वो बचत जो होता है ना, वह आपके जीवन निर्वहन के लिए मिलता है, जो भविष्य के लिए क्या होता है, सही होता है। अगला देखते हैं क्या है, प्रत्येक वर्गीकरण एवं समग्र रूप से बजट का योग करते हुए वांछित मदों की लागत का पूर्ण आकलन करने का अनुमान लगाए, वांछित मदों का अनुमान लगाए, अर्थात जो भी आवश्यक है या जो नहीं आवश्यक है, उन चीजों का सब का क्या लगाए, अनुमान लगाएं। अनुमान लगाते समय सामान्य बाजार प्रवृत्तियों, सामान्य बाजार प्रवृत्तियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि कीमतों में वृद्धि हो रही है, तो ऐसे वृद्धि को ध्यान में रखकर पर्याप्त गुंजाइश रखी जानी चाहिए। अर्थात इस प्रकार से आप अपनी बजट की रूपरेखा बनाइए ना, कि अब देख लीजिए, कभी कभी टमाटर 20 रुपया किलो रहता है, और सीधे एक जीरो और बढ़ गया कि 200 रुपया किलो हो गया, है ना। खाना तो हमें खाना ही है, पौष्टिक आहार लेना ही है। दाल हमारा 120 रुपया रहता है, लेकिन अब कितना चला गया है, 100 सॉरी 180 रुपया, 210 रुपया, जो भी क्वालिटी है, अच्छा है, नीचे है, ये है। तो क्या है, इन चीजों को भी ध्यान रख के थोड़ा बहुत हमें बचत भी उसमें करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये आकस्मिक चीजें हैं, कब कब जरूरत पड़ सकती है, कब क्या कोई व्यवधान पड़ सकता है, कब मार्केट का जो भी भुगतान वाला एरिया है वो बढ़ सकता है। तो इन चीजों को, इसीलिए उदाहरण के कीमतों में वृद्धि हो रहा है, इस बात को बताया गया है। भाई इससे तो नहीं ना हम जान सकते कि हाँ इतना ही है तो इतना ही लगेगा, बढ़ सकता है, आपका परिवहन का किराया बढ़ सकता है, शाक सब्जियों फल फूल इत्यादि पे बढ़ सकता है। तो इन चीजों को भी ध्यान रख के हम क्या करें, बजट मदद को लागत में रख के हम बजट का एक रूपरेखा तैयार करें। अगला देखते हैं कि क्या है, तीसरा, कुल संभावित आय का अनुमान कीजिए। आय को दो शीर्षकों सुनिश्चित तथा संभावित के अंतर्गत रखते हुए तैयार करना सहायक है। बजट द्वारा सुनिश्चित किया जाना कि सुनिश्चित
आय द्वारा आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए और अच्छी किंतु आवश्यक नहीं मदों को संभावित आय से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना। सुनिश्चित का मतलब समझिए कि जो आवश्यक है, सुनिश्चित है। बच्चों का फीस देना है, हमें डेली अप डाउन करना है, हम अपने फोर व्हीलर से जा रहे हैं तो उसमें डीजल है, पेट्रोल है, लगना ही लगना है। बच्चों के लिए रोज पौष्टिक आहार के को ध्यान में रखते हुए डेली 2 लीटर दूध लेना है, ग्रीन वेजिटेबल लेना है, कोई ना कोई फल लेना है हमें। ये सब क्या है, प्रतिदिन के हमारे खर्चे हैं। तो ये क्या है, ये निश्चित है। बूढ़े माँ बाप की देखभाल के लिए उसे भी मेंशन करना है उस चीज में। घर की जो भी गृहिणी है उसकी उसको ध्यान में रख के उसके चीजों की आवश्यकताओं को देख के ये निश्चित है। तो इसे कह रहा है कि इसे मेंशन करिए, तथा संभावित को कह रहा है कि जो जिन मदों को ध्यान में अच्छी हो किंतु आवश्यक नहीं हो, है ना, अच्छी हो किंतु क्या हो, आवश्यक नहीं हो। अब मान लीजिए कि हमें कहीं जाना भी अच्छा हो लेकिन वो आवश्यक नहीं है, कि हम नहीं भी जाए तब भी बहुत वहां पे जरूरी है, आवश्यक है ना। हम कहीं कोई चीज खरीदने गए, वो बहुत अच्छा चीज मिल रहा है, तो अच्छा चीज तो बहुत हम देखेंगे तो मार्केट में मिलेगा, है ना, तरह तरह की अच्छी चीजें मिलेंगे। लेकिन वो अगर आवश्यक नहीं है तो हम ना लें। इसी बात को कहा गया कि अच्छी किंतु आवश्यक नहीं मदों को संभावित आय में प्राप्त किया जाता है। अर्थात संभावित आय उसे कहते हैं, निम्न क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से संभावित आय संभावित आय क्या है, तो मतलब जिसे हम हमारा मन डिपेंड करे, अर्थात तो उसे वो अच्छी तो है लेकिन जरूरी हो के तो हम खरीदे, नहीं तो जरूरी नहीं है उसे हम कि हम खरीदे। वो इतना भी जरूरी नहीं है कि हम उसे खरीदे। उसके बिना ये नहीं है कि हमारा कोई कार्य बिगड़ेगा। बच्चों का फीस नहीं देंगे तो नाम कट के निकल जाएगा, माँ बाप को दवा नहीं देंगे तो उनका और तबीयत खराब हो जाएगा, अपनी घर की गृहिणी का ध्यान नहीं रखेंगे, उससे संबंधित जरूरी चीजें हैं, तरह तरह के कपड़े हैं, चाहे उसको ध्यान में रख के उसकी भी क्या है, उसके भी स्वास्थ्य का अगर हम ध्यान ना रखें तो वो सही नहीं रहेगी, तो घर परिवार का सिस्टम बिगड़ जाएगा। साफ सफाई है, खाने पीने का, सब सबका सब रोग ग्रसित होने लगेगा। तो जो हमारे लिए जरूरी है उसे सुनिश्चित कहते हैं, और जो इसके बिना भी कार्य चल जाए ना, अर्थात बिना घूमे भी, बिना रेस्टोरेंट में खाए भी, बिना 1,000 5,000 का वस्त्र पहने भी अगर कार्य चल जाए ना, कि जो हमारे पास वस्त्र है उसे और भी हम एक एक महीने पहन कर निपटा सकते हैं, तो उसी को हम कहते हैं संभावित आय, है ना। अर्थात जिसके के लिए बिना भी हमारा कार्य चल जाए तो उसे संभावित आय करते हैं, अर्थात आय से प्राप्त किया जा सकता है। समझ में आया। अगला देखते हैं, संभावित आय तथा व्यय के बीच संतुलन रखे। कभी कभी व्यय आय से अधिक होता है, उसे संतुलित करने के दो तरीके हैं। एक आय में वृद्धि के द्वारा, उदाहरण के लिए अतिरिक्त कार्य करके, अथवा व्यय में कटौती द्वारा, बाहर जाना कम करना अथवा उत्सव में व्यय कम करना। अब देखिए संभावित आय का मतलब यहाँ कैसे समझा रहा है। संभावित आय तथा व्यय के बीच संतुलन रखे। संभावित आय आप समझ गए हैं ना, कि जो जिसे खर्च अर्थात जिसे लिए बिना ही हमारा काम चल जा रहा है। एक कॉपी है, एक ही कॉपी पे अगर हम टोटल रफ बना लें तो जरूरी है कि हिंदी का अलग बनाए, मैथ का अलग बनाए, क्वेश्चन का अलग बनाए, फिर थ्योरी का अलग बनाए। क्यों भाई बनाए, एक ही में हम लिखे, एक ही कॉपी कहीं बैठे तो पढ़ भी लेंगे। हमारे लिए खोजने का तरह तरह का, हाँ बुक ले सकते हैं क्योंकि सारी बुकें अलग अलग तरीके का, लेकिन जो कॉपी हम बना रहे हैं वो एक ही कॉपी से हम काम चला लें, अगर हम घर का अपना रफ बना रहे हैं तो, है। तो उसी चीजों को कहा है, कभी कभी व्यय आय से अधिक होता है। अर्थात अगर 60,000 किसी व्यक्ति की कमाई है घर में, तो 65,000 खर्च हो सकता है, 65,000 खर्च हो सकता है। तो उसे संतुलित करने के लिए, अर्थात तो उसका बैलेंस क्या करने के लिए, बराबर करने के लिए, अर्थात 60,000 पा रहा है तो 60,000 जो खर्च करेगा ना, उसे ही हम कहते हैं संतुलित आय। अर्थात ना बचे और ना ही आपका ज्यादा लग जाए, तो संतुलित आय कहते हैं। और इसे दो तरीके से हम निभा सकते हैं, ठीक है ना। अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं, और क्वेश्चन के द्वारा भी, कि संतुलित आय बनाने के लिए किन चरणों को हम फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए उदाहरण दे दिया, उदाहरण के लिए अतिरिक्त
कार्य करके कि मतलब आप कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं इस समय, किसी किसी घर परिवार में सुने होंगे ना कि कहते हैं ना कि ओवर ड्यूटी काम कर रहे हैं, 8 बजे तक उनकी ड्यूटी है तो 10 बजे तक कर रहे हैं, 2 घंटा और कर देंगे तो 2,000 और बढ़ जाएगा सैलरी में, है ना। कोई मजदूरी कर रहा है, 12 बजे तक मकान वाले जगह पे काम कर रहा है, फिर 2 घंटा रेस्ट किया, 2 बजे से फिर पहुंच गया किसी और जगह काम कार्य करने के लिए। तो अतिरिक्त कार्य करके और अतिरिक्त कार्य करेंगे तो आपकी आय में बढ़ोतरी होगी, और आय जब बढ़ेगा तो वही संतुलन का काम कर देगा, है ना। बीच आपके संतुलन का कार्य कर देगा, या तो व्यय में कटौती करके बाहर जाना। आप बाहर मत ज्यादा घूमने जाइए, अरे भाई बाहर जाएंगे, आपका 4 व्हीलर है तो उसमें भी डीजल पेट्रोल पे भी खर्च हो रहा है, बाहर जाने पे बच्चे वगैरह चाहे हम ही एक्स्ट्रा चीजें लेके खा लेते हैं, एक्स्ट्रा चीजें खरीद लेते हैं, तो ये फिजूल खर्चे हैं। हमारे पास 4 व्हीलर नहीं है, बाई बस जा रहे हैं, बाई ऑटो जा रहे हैं, बाई बाइक जा रहे हैं, किसी भी जिससे कैब लिए हैं, तो हर चीज का किराया तो लग रहा है ना। तो उन्हीं चीजों को क्या है, उत्सव में आप घर पे जो पूजा पाठ कर रहे हैं उन्हीं पूजा पाठ से ही मन की संतुष्टि करिए। भगवान प्रत्येक जगह वास करते हैं, वही भगवान आपकी यहाँ भी रक्षा करेंगे, वहां भी है। तो क्या फायदा है कि हमारा बजट तो है नहीं, हर जगह नारियल और चुनरी, हर जगह नारियल प्रसाद चुनरी मेवा मिश्री लेके पहुंच गए। हम घर से ही भगवान को मन की आस्था में बैठाएं, है ना। हम ये नहीं कह रहे मंदिर ना जाइए, लेकिन एक सही बात यहाँ देखिए मेंशन किया गया है कि उत्सव में तरह तरह की क्या है, जरूरी है आप जितने भी बर्थडे पार्टी मिली है किट पार्टी ज्वाइन करिए, जितने भी शादी विवाह, सभी शादी विवाह में आप जा रहे हैं तो तरह तरह के हमेशा ड्रेस ले रहे हैं, हमेशा साड़ियों को चेंज कर रहे हैं। तो इन्हीं सब उत्सवों की बात किया जा रहा है ना। ये नहीं फिजूल खर्चे, जितना मन, जितना आपका बजट हो के उतना ही कार्य करिए। अगला देख लेते हैं। लास्ट, यह सुनिश्चित करने की योजनाओं को की जांच करें कि सफल होने के तर्कसंगत समय है। निम्नलिखित कारकों के मद्देनजर योजनाओं की जांच की जा सकती है। अब देखिए आप जांच कैसे कर सकते हैं कि परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करके, अर्थात बूढ़े बच्चों जो भी घर के सदस्य हैं, उनकी आवश्यकताओं को हम पूर्ण कर रहे हैं कि नहीं पूर्ण कर रहे हैं, अर्थात बजट में इस चीज का ध्यान रखे हैं कि नहीं रखे हैं। अगला है आपातकाल के लिए बजट के प्रावधान होने चाहिए, इसे हमने फॉलो किया है, ऊपर पढ़ा है। आपातकालीन बजट के लिए अलग से एक संयुक्त निधि रखनी चाहिए। आप देखते हैं ना पेरेंट्स क्या करते हैं, बेटी के शादी के लिए, बच्चे के इत्ती के लिए, खैर ये आपातकालीन नहीं है, लेकिन ये क्या करते हैं, पीडीएफ करते हैं, जमा करते हैं कहीं, तो ये आपातकाल के लिए है कि कभी मान लीजिए आकस्मिक कोई दुर्घटना घट गया, कोई आकस्मिक बच्चे का तुरंत तत्काल में जॉब लग गया, तो उन्हें एक्स्ट्रा वहां पैसा दे के करवाना पड़ रहा है। तो ये ना हो कि 1 लाख के चक्कर में पूरी जिंदगी बेकार गई, बच्चे की सर्विस उससे लग जा रही है तो 1 लाख के बदले 2 लाख देख के हम, तो ये आकस्मिक है जिसे हमें बजट में मेंशन करना चाहिए, इसे हमने मेंशन किया है पढ़ते समय। समाशोधन की सुनिश्चित हो तथा समाशोधन जैसे बिल या ऋण ऋण के देय होने पर उसका भुगतान करें। किसी प्रकार से आप बिल या ऋण है आपके ऊपर, तो उसे भुगतान करने में आप सक्षम हो गए, है ना। बिल अर्थात बिजली का बिल आ रहा है, मकान का किराया आ रहा है, तो ये क्या है, गवर्नमेंट टैक्स है, आपको देना ही देना है। ऋण लगता जाएगा, आप देंगे नहीं तो कितना आपके ऊपर भार पड़ेगा। ऋण है, आप मकान लिए हैं, मकान पे कुछ ये क्या कहते हैं, जो आप लिए हैं बैंक से, ऋण लिया है, तो उसे कटवाने की वो करिए। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय तथा विश्वव्यापी दशाओं पर विचार किए तथा उदाहरण के लिए वैश्विक आर्थिक मंदी, अर्थात वैश्विक आर्थिक मंदी को भी लेके चलिए। अब टमाटर का उदाहरण हम दिए ना, 20 रुपए किलो है, तुरंत 1 यूरो बढ़ता है तो 200 रुपए किलो हो जाता है। तो वैश्विक आर्थिक मंदी पे ये भी कार्य आता है, तो आपके बजट में वो हो जाता है, भार पड़ने लगता है। टमाटर खाना ही खाना है और चीनी खाना ही खाना है, दाल खाना ही खाना है, रेट बढ़ जाएगा तो आप क्या करेंगे, फिर भी लेंगे। तो बजट को इस प्रकार बनाइए तथा परिवार के दीर्घकालीन लक्ष्यों की पहचान की जाए। दीर्घकालिक लक्ष्य वही बेटी का विवाह करना है, दीर्घकालिक है, मकान बनवाना है, बेटे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, या फिर कोई सर्विस के लिए अगर उसको तत्काल में लग जाए, बेटी के लिए सर्विस लग जाए, किसी के भी लिए लग जाए, तो उसमें भी हम हेल्प कर सकते हैं। तो उन्हीं चीजों को यहाँ पे मेंशन किया गया है।
उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है। और फ्रेंड्स, आज का क्लास यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट अगले क्लास में हम आगे देखेंगे, आगे देखते हैं कि क्या हम पढ़ने वाले हैं। पारिवारिक बजट की योजनाएं बनाने के लाभ तथा धन प्रबंधन में नियंत्रण, तरह तरह की चीज़ों को हम देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए इसे जितना हो सके। और तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।